हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। सन 1971 भारत ने खून बहाया था। 3000 से ज्यादा जवानों ने बलिदान दिया था ताकि बांग्लादेश को पाकिस्तानी दरिंदगी से आजादी दिलाई जा सके, और नतीजा पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया गया। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की धरती पर भारत विरोध की साजिशें, कट्टरपंथियों के नारे और चीन पाक गठजोड़ का जहर फैल रहा है। अब मन करता है पीओके तो बाद में, पहले चटगांव को वापस लेना जरूरी हो गया है। भारत को सबक सिखाना पड़ेगा उन नापाक मानसिकताओं को जो आज बांग्लादेश के नक्शे पर बैठे हैं और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। और सबसे बड़ा रणनीतिक पहलू, जब तक भारत अपना चिकन स्नैक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ा नहीं करेगा, तब तक नॉर्थ ईस्ट हमेशा खतरे में रहेगा। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका है बांग्लादेश के मुकुट रंगपुर पर नियंत्रण, क्योंकि इस इलाके में हिंदुओं की संख्या में बेहद ज्यादा है जो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसी के साथ चटगांव पर कब्जा सिर्फ भूगोल नहीं बदलेगा, बल्कि भारत की पूर्वी सुरक्षा को अजेय बना देगा। बंगाल की खाड़ी पर दबदबा फिर से स्थापित होगा, नॉर्थ ईस्ट को समुद्री एक्सेस मिल जाएगा, और हर वो राष्ट्र जो भारत के भरोसे आजाद हुआ उसे याद दिला देगा कि भारत एहसान नहीं भूलता और गद्दारी भी नहीं। आज का बांग्लादेश, जिसे भारत ने 1971 में पाकिस्तानी हैवानियत से आजाद करवाया, आज वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ जुबान खोलता है, धमकी देता है, व्यापार में आंखें दिखाता है और सोचता है कि भारत हमेशा उसकी मदद करता रहेगा। लेकिन अब वक्त है उस भ्रम को तोड़ने का। अब वक्त है उस एहसान फरामोश को उसकी औकात दिखाने का। बांग्लादेश आज भी भारत के संसाधनों पर निर्भर है। व्यापार, ऊर्जा, परिवहन और आयात निर्यात, सब कुछ भारत से जुड़ा है। भारत अगर चाह ले तो उसकी आर्थिक कमर 24 घंटे में तोड़ सकता है, और अगर चाह ले तो 12 घंटे में उसके तख्त को भी पलट सकता है। जैसा कि श्रीमान जनरल जीडी बख्शी ने कहा था, चटगांव कोर्ट लेने के लिए भारत को सिर्फ 48 घंटे चाहिए, और आज वही समय करीब आ चुका है। बांग्लादेश इस गलत फहमी में जी रहा है कि चीन उसे बचाने आएगा या अमेरिका उसके लिए हथियार उठाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, जब पाकिस्तान की ठुकाई हुई तो न चीन आया न अमेरिका। सबने पिटाई और तबाही के बाद सिर्फ सीज फायर की मध्यस्थता की। चीन ने पाकिस्तान में अरबों का निवेश किया, लेकिन जब भारत की मिसाइलें बरसीं, चीन अपने ड्रैगन के पंजे समेटकर खामोश बैठा रहा। और अब बांग्लादेश उसी चीन के भरोसे भारत को धमकाने चला है, जिसने कभी भी किसी को जमीनी युद्ध में नहीं बचाया। ये एक हास्यास्पद भ्रम है, और अब इसे चूर चूर करने का वक्त आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही बांग्लादेश को आर्थिक झटका दिया। फंडिंग बंद, सप्लाई पर रोक। अब मौका है कि भारत भी वैसा ही करे, बांग्लादेश को उसके घुटनों पर लाया जाए, और फिर 1971 के हमारे सैनिकों के बलिदान का हिसाब पूरा किया जाए। अब वक्त सिर्फ बातें करने का नहीं, अब वक्त है चटगांव को घेरने का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा करने का, और उन ताकतों को खत्म करने का जो भारत के खून से बने थे, मगर आज उसी भारत को आंखें दिखा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। एक तरफ करेंसी पर छिड़ी जंग ने शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को सीधा निशाना बना दिया है, वहीं दूसरी ओर उन्हें लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार एक एक कदम सटीक और सांकेतिक तरीके से उठा रही है। बांग्लादेश बैंक ने 1 जून को 1000 के नोट, 50 के नोट और 20 टका के नए नोट जारी किए हैं। इन नए नोटों से शेख मुजीब की तस्वीर हटा दी गई है। उनके स्थान पर हिंदू मंदिर, बौद्ध मठ, जैनुल आबेदीन की पेंटिंग और राष्ट्रीय स्मारक जैसी छवियां शामिल की गई हैं। आने वाले दिनों में 500, 200, 100 और 10 टका के नोट भी नए स्वरूप में सामने आने वाले हैं। एक तरह से बांग्लादेश भारत से जुड़े सभी इतिहास को मिटा रहा है, लेकिन भारत को खुश करने के लिए सिर्फ अपने नोट पर मंदिर का जगह दे दिया है, ताकि भारत उसे पर तुरंत हमला करने का प्लान ना बनाए। लेकिन यह सब दिखावा करके बांग्लादेश लंबे समय तक नहीं बच सकता है। यह पहला मौका है जब बांग्लादेशी नोटों से उनके राष्ट्रपिता की पहचान पूरी तरह हटाई गई है, जिनका संबंध भारत से बेहद मजबूत था। उन्हें मिटाने की कोशिश की जा रही, और इसके मायने सिर्फ डिजाइन के नहीं, बल्कि सत्ता परिवर्तन की क्रांतिकारी पटकथा के रूप में देखे जा रहे हैं। साल 1971 में आजादी के बाद अब तक 5 बार नोटों का स्वरूप बदला गया है, लेकिन इस बार का बदलाव सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत बनकर उभरा है। शेख हसीना के इस्तीफे और तख्तापलट के बाद उनकी सरकार के हर चिन्ह को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अगस्त 2024 में शेख मुजीब की मूर्ति को ढाका में तोड़ दिया गया,
उनके नाम की नेम प्लेट्स और छुट्टियां तक रद्द कर दी गईं। अब नोटों से उनकी तस्वीर हटा देना एक निर्णायक झटका माना जा रहा है। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में मानवता के खिलाफ अपराध का ट्रायल शुरू हो चुका है। ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में बताया गया कि जुलाई 2024 में हुए आंदोलन के दौरान 1500 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 25,000 से ज्यादा घायल हुए थे। अब इस पूरे ट्रायल को बांग्लादेश में लाइव टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है ताकि भारत समर्थित हसीना को पूरे बांग्लादेश में बदनाम किया जाए। लेकिन यूनुस सरकार अपने मकसद में लंबे समय तक कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन भारत पर खतरे की घंटी बजने लगी है। हम बांग्लादेश पर जितना ही देरी से हमला करेंगे उतना ही हमारे लिए घातक होगा, क्योंकि बांग्लादेश अब ढाका से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से संचालित होने जा रहा है। जी हां, बांग्लादेश में सत्ता का खेल अब सिर्फ ढाका से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से खेला जा रहा है। और ये बात अब किसी पर्दे में नहीं रही। एक के बाद एक 5 ऐसे फैसले सामने आए हैं जो साबित करते हैं कि जिस देश की नींव शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तानी सोच के खिलाफ रखी थी, आज उसी देश को फिर से पाकिस्तान के नक्शे पर वापस लाने की तैयारी हो रही है। सबसे पहला झटका करेंसी पर पड़ा। दूसरा झटका है शेख हसीना पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा। तीसरा हमला है कट्टरपंथियों की वापसी। जमात-ए इस्लामी का रजिस्ट्रेशन फिर से बहाल कर दिया गया है। वही संगठन जिसने 1971 में पाकिस्तान की फौज का साथ दिया था, अब वो फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने पुराने फैसले को पलटते हुए ये रास्ता खोला है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। चौथा झटका है युद्ध अपराधी की रिहाई। जमात के नेता ATM अजहरुल इस्लाम को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, जिन्हें पहले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने नरसंहार और हत्या जैसे 6 गंभीर अपराधों में मौत की सजा दी थी। लेकिन अब वही अपराधी आजाद घूम रहा है और उसे शहीदों का साथी बताया जा रहा है। पांचवां सबसे बड़ा हमला है मुजीब की विरासत पर सीधे वार। उनकी मूर्तियां तोड़ी गईं, पाठ्यक्रम बदले गए, उन्हें राष्ट्रपिता से हटाकर जियाउर रहमान को बांग्लादेश का मुक्तिदाता बताया जा रहा है। यूनुस सरकार का साफ एजेंडा है कि इस देश की पहचान, इतिहास और संस्कृति को फिर से इस्लामाबाद के नक्शे पर ढाला जाए। यह सिर्फ राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह बांग्लादेश की आत्मा पर हमला है। जिस दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर आजादी ली थी, उस दिन की हर भावना को अब एक एक कर कुचला जा रहा है। बांग्लादेश की स्थिति देखकर उधर पाकिस्तान के आतंकवादियों का हौसला बुलंद हो चुका है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में गिना जाने वाला जमात-उद-दावा अब खुलेआम बांग्लादेश में हुई हिंसा की जिम्मेदारी ले रहा है। हाफिज सईद के सबसे करीबी सैफुल्लाह कसूरी ने लाहौर में दावा किया कि उनके संगठन ने 2024 में बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा भड़काई और शेख हसीना की सरकार गिराई। कसूरी ने इसे 1971 के बंटवारे का बदला बताया। कसूरी ने कहा कि जब पाकिस्तान टूटा था वह सिर्फ 4 साल का था, लेकिन इस बार 10 मई को हमने बदला ले लिया। उनका दावा है कि भारत ने जिस तरह 2 राष्ट्र सिद्धांत को बंगाल की खाड़ी में डुबाया था, अब उसी की राख से पाकिस्तान ने हसीना की सत्ता जला डाली। साथ ही कसूरी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 7 मई को भारत द्वारा मुरीदके में की गई एयर स्ट्राइक में उनका साथी मुदस्सर मारा गया, जिसके शव के टुकड़े तक मिले। कसूरी ने कहा कि अब कसूर शहर को दुनिया पहचान रही है। हम अगली पीढ़ी को जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें मरने से डर नहीं लगता। यह खुलासा बताता है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकी अब बांग्लादेश में सरकारें गिराने और हिंसा फैलाने का नया अड्डा बना चुके हैं। यानी कि दोस्तों, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर न केवल कश्मीर को बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को भी आतंकवाद की आग में झोंकना चाहते हैं। इसी बीच बांग्लादेश की सियासत में अब फिर से एक तूफान लौट आया है। नाम है जमात-ए इस्लामी। वही संगठन जिसने 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश के लोगों पर नरसंहार किया था। अब इस संगठन को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे दी है। छात्र संगठन छात्र शिविर के साथ मिलकर ये फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता में आते ही जमात से बैन हटाया था। अब ये संगठन राजनीतिक दल की शक्ल में अपनी छवि सुधारने में जुट गया है। मगर हकीकत यह है कि इसी संगठन ने शेख हसीना की सत्ता गिराने के बाद हिंदुओं पर हमले करवाए थे। यूनुस सरकार पर जमात के समर्थन से सत्ता चलाने का आरोप है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुक्ति संग्राम के समय हुए बलात्कार और हत्या के आरोपी जमात नेता ATM अजहरुल इस्लाम को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है, जिन्हें पहले मौत की सजा सुनाई गई थी। अब यह संगठन पाकिस्तान से संबंध मजबूत करने की बात कर रहा है।
ढाका में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बैठक कर रोहिंग्या के लिए अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव तक रख चुका है। भारत के लिए यह खतरे की घंटी है। जमात अगर अपने मकसद में सफल हो गई तो पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, सितवे बंदरगाह और कलादान परियोजना सब कुछ खतरे में आ जाएगा। यह संगठन बहुलवाद के खिलाफ है और इस्लामिक कट्टरपंथ की स्थापना चाहता है। पाकिस्तान और चीन के इशारे पर अब बांग्लादेश की सियासत हिंदुओं, भारत और लोकतंत्र के खिलाफ साजिश की नई जमीन बन चुकी है। जितने समय तक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता से चिपके रहेंगे, उतना समय भारत के लिए खतरनाक होता जाएगा। उधर बांग्लादेश की सड़कों पर बीएनपी का प्रदर्शन तेज हो रहा है। मोहम्मद यूनुस पर सत्ता से चिपके रहने का आरोप लग रहा है, लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने किया बड़ा ऐलान। राष्ट्रीय चुनाव दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच, यानी कि वह चुनाव को टालते जा रहे हैं और बांग्लादेश को आतंकवादियों के हाथों में सौंपते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के बाद तुर्की की एंट्री हो रही है। जी हां, बांग्लादेश अब पाकिस्तान के बाद तुर्की की छांव में जा बैठा है और यह खेल भारत के ठीक बगल में खेला जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार अब तुर्की के साथ मिलकर चटगांव और नारायणगंज में रक्षा औद्योगिक परिसर बनाने जा रही है। यूनुस सरकार के शीर्ष अधिकारी चौधरी हारून तुर्की की 5 दिवसीय यात्रा पर गए, जहां उन्होंने सैन्य प्लांट्स, आर्टिलरी यूनिट्स और गुप्त शस्त्र परीक्षण स्थलों का दौरा किया। इस मिशन का मकसद था तुर्की से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को प्रोडक्शन और क्षमता निर्माण की दिशा में तेजी लाना। पहले ही बांग्लादेश ने तुर्की से MKE बोरान हॉवित्जर की 18 यूनिट्स खरीदी हैं। अब यह संख्या 200 तक पहुंचाई जा सकती है। साथ ही लाइट टैंक और बायरक्टर ड्रोन भी सूची में शामिल हैं। दोनों देश एक रक्षा औद्योगिक कार्य समूह बनाने और समझौता ज्ञापन पर औपचारिक बातचीत की तैयारी में है। यूनुस की यह रणनीति अब भारत के लिए एक और चिंता का कारण बनती जा रही है, क्योंकि तुर्की वही देश है जिसने भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान खुलकर इस्लामाबाद का समर्थन किया था। अब पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश और तुर्की के बीच सैन्य साझेदारी भारत के लिए 2 मोर्चों पर खतरा खड़ा कर रही है। पश्चिम में चीन और पाकिस्तान तो पूर्व में बांग्लादेश और तुर्की। यह साजिश सिर्फ हथियारों की नहीं, एक वैचारिक ध्रुवीकरण की भी है, जहां भारत की सीमाओं को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अब दिल्ली को सतर्क होकर इस पूरी तुर्क बांग्ला गठजोड़ का करारा जवाब देना होगा, क्योंकि अगली जंग बंदूकों से पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में तय हो रही है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि बांग्लादेश के अंदर से भारत के नॉर्थ ईस्ट में हमले शुरू हो चुके हैं और यह हमला लगातार बढ़ता जाएगा। अगर भारत ने समय रहते बांग्लादेश पर जोरदार हमला नहीं किया तो बांग्लादेश अब पूर्वोत्तर भारत के लिए बारूद बन चुका है। चटगांव में सुरक्षा एजेंसियों ने एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर 30,000 सैन्य वर्दियां बरामद की हैं। कीमत करीब 20 करोड़ टका आंकी गई है, जिसमें से 10,000 वर्दियां पहले ही कोकीचिन नेशनल फ्रंट यानी KNF के उग्रवादियों तक पहुंच चुकी थीं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हीं कुकी उग्रवादियों ने मणिपुर में आग लगाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इनकी वर्दियां किसी परेड के लिए नहीं, बल्कि गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए बनाई गई थीं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक KNF ने भारत के मणिपुर और मिजोरम, म्यांमार के चिन और रखाइन और बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स को एक साथ दहलाने की साजिश रची है। KNF के पास 3,000 से अधिक उग्रवादी हैं, जिनमें से 1,000 को हाल ही में आत्मघाती हमलों और छिपकर वार करने की खास ट्रेनिंग दी गई है। और ये ट्रेनिंग सिर्फ बांग्लादेशी शिविरों में नहीं, बल्कि अल-कायदा से जुड़े अंसार अल इस्लाम के साथ गठजोड़ के तहत दी गई है। बदले में KNF ने अंसार को पहाड़ी इलाकों में पनाहगाह, हथियार और रसद देने का वादा किया है। यानी अब ये गठजोड़ बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के लिए एक साथ खतरे की घंटी बन चुका है। भारत पहले ही सतर्क है, क्योंकि 2024 में मणिपुर में हुए रॉकेट हमलों में KNF की संलिप्तता की जांच चल रही है। साथ ही बांग्लादेश में बैंक डकैतियों की घटनाएं भी KNF से जुड़ी पाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे नेटवर्क को चीन और अमेरिका दोनों से अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है। चीन जहां म्यांमार में अपने हित साधने के लिए KNF का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं अमेरिका चीन की योजनाओं में खलल डालने के लिए इसी संगठन को मोहरा बना रहा है। यह पूरी साजिश भारत की सीमाओं पर अगली जंग का ब्लूप्रिंट बन चुकी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश पूरी तरह से चीन के कर्ज जाल में फंस चुका है। बांग्लादेश अब पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह चीन के चक्रव्यूह में फंसने को तैयार है। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने खुद को शी जिनपिंग के चरणों में समर्पित करते हुए बांग्लादेश की इकोनॉमी का भविष्य ड्रैगन के हवाले कर दिया है। बीजिंग यात्रा से लौटकर यूनुस ने चीनी कंपनियों को
बांग्लादेश में घर बसाने और उत्पादन केंद्र बनाने की खुली दावत दी। टाओ आयोजित सम्मेलन में चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंट और राजदूत याओ वेन की मौजूदगी में 250 चीनी निवेशकों ने जमकर तालियां बजाईं। यूनुस ने कपड़ा, कृषि, फार्मा और आईटी से लेकर हर सेक्टर में चीन के निवेश को रणनीतिक अवसर बताया, मगर पीछे की कहानी और खौफनाक है। बांग्लादेश पहले ही चीन से 47 अरब युआन तक का कर्ज ले चुका है। अब 20 अरब युआन का और प्रस्ताव रखा गया है। कर्णफुली टनल और दशेरकंडी सीवेज प्लांट जैसी असफल परियोजनाएं पहले ही कर्ज के दलदल में बांग्लादेश को धंसा चुकी हैं। अब यूनुस सरकार $5 अरब का नया कर्ज लेने की तैयारी कर रही है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जाल में पहले पाकिस्तान और श्रीलंका फंसे, अब बांग्लादेश उसी नक्शे पर चल पड़ा है और भारत के पूर्वी दरवाजे पर चीन का नया आर्थिक मोर्चा खुल चुका है। यह केवल निवेश नहीं, यह एक जियोपॉलिटिकल जाल है जहां हर डॉलर के बदले भारत की सुरक्षा गिरवी रखी जा रही है। इसी तरह बांग्लादेश अब सिर्फ तुर्की, पाकिस्तान और चीन की गोद में नहीं, बल्कि जापान की मजबूत पकड़ में भी आता जा रहा है। ढाका में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को जापान ने $1 अरब 6 करोड़ की मदद देने का वादा किया है, जिसमें बजट सहायता, रेलवे अपग्रेडेशन और छात्रवृत्ति शामिल है। यूनुस सरकार की सुधार पहलों और राजनीतिक स्थिरता के प्रयासों को जापान ने खुलकर समर्थन दिया है। 4 दिवसीय जापान यात्रा के तीसरे दिन दोनों देशों के बीच दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। अब ये सहायता न सिर्फ यूनुस सरकार की स्थिति मजबूत करेगी, बल्कि बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए जापान की एक रणनीतिक चाल भी बनकर उभर रही है। बांग्लादेश को बड़े बड़े देश इस उम्मीद में लोन दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में इसकी स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि इस देश के अंदर अब ऐसा लग रहा है कि आतंकवादियों का ठिकाना बन जाएगा और भारत को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उधर ढाका की सड़कों पर आग है और सचिवालय की दीवारों पर तैनात हैं बंदूकें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब बेकाबू होती जनता के गुस्से को रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों के सहारे खड़ी है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने सचिवालय परिसर में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, रेड एक्शन बटालियन और स्पेशल हथियार इकाई को तैनात कर दिया है। सरकारी कर्मचारी पब्लिक सर्विस संशोधन अध्यादेश 2025 को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। कई दिनों से विरोध लगातार तेज हो रहा है। अब स्थिति इतनी विस्फोटक हो चुकी है कि ढाका पुलिस ने पत्रकारों और आम नागरिकों के सचिवालय में प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही रैलियों और सभाओं पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस काले कानून के तहत सरकार किसी भी कर्मचारी को बिना विभागीय कार्रवाई के सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी कर बर्खास्त कर सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। ढाका सचिवालय में प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह ठप हो चुका है। विरोध में खड़े कर्मचारियों का आक्रोश अब ज्वालामुखी बन चुका है। यूनुस सरकार के खिलाफ लगातार चिंगारी सुलग रही है, जो किसी भी वक्त पूरे बांग्लादेश को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। ढाका की सड़कों पर पाकिस्तानी की एक और साजिश अब खुलकर तैर रही है। पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन विभाग से जुड़े ब्रिगेडियर जनरल अजमत शब्बीर दुबई के रास्ते बांग्लादेश पहुंचे और 5 दिन तक खामोशी से बैठकें करते रहे। पाकिस्तान के NRTC यानी नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के अधिकारी शब्बीर ने बांग्लादेश के NTMC और BTMC और BTRC के बड़े अफसरों से लंबी बात की। बैठकों में तय हुआ कि बांग्लादेश के अफसर अब पाकिस्तान जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा के हरिपुर में स्थित NRTC की तकनीकी यूनिट का दौरा करेंगे। बातचीत के केंद्र में था वेब इंटेलिजेंस, मोबाइल इंटरसेप्शन, साइबर वॉर ट्रेनिंग और सोशल मीडिया निगरानी जैसे खतरनाक टूल्स का साझा इस्तेमाल। NRTC पाकिस्तान की सरकार के अधीन वह संस्था है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉर जैमिंग सिस्टम, एंटी ड्रोन डिफेंस, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। यानी साफ है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी निगरानी तकनीक लेकर भारतीय सीमा तक उसकी नजरें फैलाने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका के NTMC ने 2 साल पहले इजरायल की कंपनी से उन्नत निगरानी सिस्टम खरीदा था, लेकिन अब ब्रिगेडियर शब्बीर की यात्रा के बाद माना जा रहा है कि इजरायल की जगह पाकिस्तान को नया साझेदार बनाने की तैयारी है। इस साझेदारी से पाकिस्तान को बांग्लादेश की डिजिटल जड़ों तक पहुंच मिल जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।